नमस्कार, मनी नाइन की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बाजार के ऊपर फोकस करते हैं। आज के बाजार की तैयारी कैसे करनी है, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा, इन सब के ऊपर हमारा खास तौर पे फोकस रहता है। डिस्कस करेंगे कि गुरुवार की वीकली एक्सपायरी किस तरह की हुई थी और आज किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में आपको खरीदारी या बिकवाली करके मुनाफा हो सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारी मदद करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं, रेलिगेयर के सीनियर वीपी रिसर्च हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद अपना समय मनी नाइन को देने के लिए। जी धन्यवाद, मुझे एक बार संदीप जी वापस बुलाने के लिए। तो सर, एक बार वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था वो जल्दी से आपके सामने समाप्त कर देता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजार में हमने देखा कि निफ्टी में एक दिन की गिरावट के बाद फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। 23,567 का जो लेवल है वहां पर हमने देखा कि निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली 51 अंकों के गेन के साथ। 23,550 के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग जो है वो वीकली एक्सपायरी के दिन यानी कि गुरुवार के सेशन में देखने को मिली है। सेंसेक्स में लगातार छठे दिन यानी 6वां दिन था जब मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 141 अंकों का गेन यहां पे भी देखने को मिले। एडवांस डिक्लाइन पर नजर डालें तो ऑलमोस्ट 1:2 का आपको एडवांस डिक्लाइन नजर आएगा। एनएसई पर 850 शेयरों के आसपास हमने गिरने वाले शेयरों की सूची देखी, उसमें 1604 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:2 था, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में मजबूती थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में 500 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, जिसने एडवांस डिक्लाइन को भी सपोर्ट करते हुए दिखा, वहां पे सहारा देखने को मिला। इसके अलावा आप देखें तो बैंक निफ्टी में लगातार चौथे दिन मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट बीते सेशन में तो 950 अंकों के आसपास का उछाल था। कल के सेशन में भी करीब 400 अंकों के आसपास की और मजबूती लेके बैंक निफ्टी में नए रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 51,783 वो लेवल था जहां पे बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड हाइस पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी के गेनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हिंडाल्को था, ग्रासिम था, बीपीसीएल था जो कि टॉप गेनर्स की सूची में शामिल थे। और गिरने वाले शेयरों की सूची में कुछ ऑटो और फार्मा जैसे नाम थे, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम ये ऑटो स्पेस से, और सन फार्मा जिसमें एक खबर आई है इनके प्लांट को लेकर वार्निंग लेटर इशू हुआ था, उसका जो इंपैक्ट है वो गिरावट के तौर पे स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन फर्टिलाइजर एज अ पैक में आप देखिए लगातार दूसरे दिन लगातार फायर क्रैकर्स देखने को मिले। वायदा बाजार में अगर आप देखें जो एफएनओ शेयरों की सूची में चंबल फर्टिलाइजर दूसरे दिन लगातार वायदा बाजार का टॉप गेनर था। 18% के आसपास के गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन लूजर्स की बात करें तो उसमें कुछ पीएसयू नाम है, सरकारी कंपनियों के नाम ऐसे हैं जो कि गिरावट में सबसे आगे थे। पीएफसी हुआ, आरईसी हुआ, इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया, गोदरेज कंज्यूमर, बॉश, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वायदा बाजार में गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ज्यादा थे। राहत की बात यह है कि इंडिया विक्स में कूल ऑफ देखने को मिला। वीकली एक्सपायरी के दिन 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ इंडिया विक्स में क्लोजिंग देखने को मिली है। रवि सर, निफ्टी में ये जो तेजी का ट्रेंड है क्या अभी भी बरकरार है? क्योंकि परसों के सेशन में हमने देखा था एक दिन का गिरावट आई थी कल, लेकिन फिर से एक्सपायरी के दिन मार्केट में मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। और इंपॉर्टेंटली जो 23,500 का लेवल है, इनफैक्ट 23,550 के भी ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ट्रेंड इंटैक्ट है सर अभी भी मार्केट का? बिल्कुल आपने सही बताया, ट्रेंड इस समय पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए, जो कल की जो बाइंग यहाँ पर देखने को मिली उसमें अगर जाते हैं तो 73% निफ्टी के वेटेज स्टॉक में आपको बाइंग मोमेंटम दिखा, और 26% वेटेज के हिसाब से जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला था। लेकिन आज के दिन अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर निफ्टी आज 23,550 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर पाता है तो जल्दी हम निफ्टी के 23,650 के आंकड़े को छूते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको अगर ओवरऑल अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि एक्सपायरी हो चुकी है तो अगले जो वीकली एक्सपायरी है उसमें आपको कैलेंडर स्प्रेड में आपको थोड़ा सा जो आर्बिट्राज लोग करते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी आपको ज्यादा मिल सकती है। लेकिन फिलहाल डिप पे बाई की स्ट्रैटेजी और ऊपर साइड पे यानी 23,650 से 23,610 ये ऐसे बीच के जो लेवल होंगे उन पे थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी। और ओवरऑल स्टॉक यहाँ पर अभी स्पेसिफिक मोमेंट आपका बना रहेगा। दूसरी तरफ आपने बैंक निफ्टी की बात की है, देखिए इस समय 52,000 से हम बहुत थोड़ी दूरी पे हैं। प्राइवेट बैंक ने पूरा जलवा दिखा रखा है और अभी ये जलवा जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है पीएसयू बैंकों में, वो नहीं देखने को मिला। कुछ पहले यही प्राइवेट बैंक थे जिनमें कि आपको एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट और आईसीआईसी जिनमें कि थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगला एक हफ्ता यानी कि आज तो चलिए लास्ट वर्क ट्रेडिंग डे है, फ्राइडे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तेजी का रुझान यहाँ पर अगले हफ्ते भी जारी रहेगा।
चलिए, तो ना केवल आज के सेशन में बल्कि अगले हफ्ते भी तेजी का जो जलवा है निफ्टी बैंक का खास तौर पे, वो अगले हफ्ते भी जारी रह सकता है। 23,600 और उसके बाद 23,650 तक के जो लेवल्स हैं वो निफ्टी में आज के सेशन में या तो फिर अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। एक राहत की बात यह है सर, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक दिन की गिरावट के बाद हमने फिर से खरीदारी का रुझान देखा है। तो जो गुरुवार को 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुए हैं, उसके क्या मायने हैं? जो ब्रॉडर मार्केट में हो रहा है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर के हिसाब से मैं अगर एक स्ट्रैटेजी बता देखना चाहूँ तो मुझे ज्यादा क्लियर संदीप जी दिखाई देता है। पहला, कि जिन स्टॉक्स में आपने 5-10% की रैली देखी, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इस समय आपने आईबुल रियल एस्टेट में आज 15% की रैली, कल 15% की रैली दिखाई दी। आज आपको जैसे ही खुलता है, मुझे लगता है मौका है ऐसे स्टॉक्स जो इस हवा में, मार्केट की जो तेजी की हवा है इसमें उड़ रहे हैं, उन स्टॉक से थोड़ा सा कम करना चाहिए। दूसरी तरफ है कि स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे आपने कहा मिड कैप लार्ज कैप, देखिए अगर क्लियर है कि पिछले एक हफ्ते में या फिर पिछले 3 दिनों में किसी स्टॉक में 8% की रैली दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा पैसा घर भी ले जाइए। आज ट्रेडिंग का लास्ट डे है और मुझे ऐसा लगता है कि मंडे ट्यूसडे का रिस्क मत लीजिए, मिठाई खाने के पैसे आज ही ले जाइए। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करिए, कितना करना है। अगर आपका कोई स्टॉक एक हफ्ते के अंदर 5 से 8% चल चुका है, तो उसका कम से कम 40% आपको मुनाफा बुक करना चाहिए। मैं उन्हीं स्टॉक की बात कर रहा हूं जो चल चुके हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो स्टॉक्स आपके नीचे अभी गिरे हुए थे और थोड़े से बाउंस बैक कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे थे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है, उनमें भी आज के दिन की स्ट्रैटेजी यही रखिए कि थोड़ा थोड़ा माल हल्का करें, थोड़े थोड़े से स्टॉक्स को कम करें, थोड़ा पैसा फ्री रखें। मंडे को फिर नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नए स्टॉक्स पे इंप्रूवमेंट होगी, उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड आता है तो उसमें बाई की स्ट्रेटजी ली जा सकती है। तो थोड़ा एक्सपोजर मार्केट में कम कीजिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, थोड़ा मुनाफा वसूली कीजिए। ट्रंकेटेड वीक था, अच्छे खासे गेंस इसमें बन चुके हैं और स्पेशली कुछ ऐसे स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के या सेगमेंट के जहां पे आपको 7 से 8% मुनाफा हो रहा है, वहां से 40-50% मुनाफा लेने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा आपको एंजॉय भी करना चाहिए। मार्केट 2 दिन बंद रहता है, आप भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, ऐसा रवि जी हमें बता रहे हैं। लेकिन सर, गुरुवार के मार्केट में हमने 2 पॉकेट्स खास तौर पे देखी जहां पे काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा था। एक है रियल्टी और दूसरा है मेटल। एज अ पैक में हमने देखा काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिख रहे थे। कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें JSW स्टील हुआ, टाटा स्टील हुआ, इनमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। तो रियल्टी में हमने परसों के सेशन में गिरावट देखी थी, DLF करेक्ट हुआ था, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गिरा था, लेकिन कल फिर से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट इनमें देखने को मिल रहा है। तो रियल्टी और मेटल में कैसे रणनीति तैयार करें सर? देखिए, मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर जाता हूं तो मैं इस समय रियल्टी के जो भी उछाल आ रहे हैं उनमें प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूं। और आप जो प्रॉफिट बुक करे उसमें 60 से 70% है। आप जनरली देखते होंगे, मैं कोशिश करता हूं कि 30-40% का बुक करें, लेकिन रियल्टी काउंटर जो आज आपको यहां पर प्रॉफिट दे रहे हैं, चाहे आपने हिस्टोरिकली 3 साल में निवेश किया हो या 5 सालों में निवेश किया हो, लेकिन अगर आज के दिन देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर 60 से 70% मुनाफा वसूली एक बार रियल्टी काउंटर से जरूर करनी चाहिए। पैसा शिफ्ट कहां करना है उसकी चर्चा तो आपके स्टॉक इस प्रोग्राम में होती रहती है, लेकिन मेटल काउंटर पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है सेल, SJVN, टाटा स्टील, इनमें अग्रेशन अभी है और हिंडाल्को इनको लीड करता हुआ नजर आएगा। तो जो ये डिप मिल रहा है, इनमें अपने स्टॉक्स को एकुमुलेट करें, पुरानी बाइंग है तो उसको कंटिन्यू रखें, और अगर वहां पर 20-30% जो फंड आप फ्री कर रहे हैं वहां पर अगर पोजीशन बढ़ाते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में एक 4 चांद और लगा सकता है। तो रियल्टी शेयरों में 60 से 70% मुनाफा बुक कर लीजिए। सेल ऑन एवरी बाउंस कह सकते हैं, या आपके पास पहले रखे हुए हैं तो आप उनमें मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और मेटल में कुछ सिलेक्टिव होने की बात कर रहे हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है, लेकिन बाकी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियसली चलना चाहिए। अब बात करते हैं आज के बाजार की, यानी कि फ्राइडे के सेशन में किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए, किन सेक्टर्स में, किन स्टॉक्स में आपका पैसा बन सकता है, कहां पे आपको फोकस करना है। पहले तो सर निफ्टी की बात करते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन निफ्टी को खरीदें या फिर बेच कर चलें? शॉर्ट पोजीशंस बना के चलें या थोड़ा खुलने दें, खुलने का इंतजार करें उसके बाद पोजीशंस बनाएं? देखिए, मैं यहाँ पर लेवल क्लियर करता हूँ, लेकिन आप लोग ये लेवल भूल जाते हैं, इसलिए पेन पेपर पे नोट करके सामने लगा लीजिए जिससे आपको याद रहे। पहला, अगर मार्केट में यहाँ पर गैप ओपनिंग खुलती, मार्केट
23,600 के पास खुलता है तो थोड़ा वेट करना है, डिप का इंतजार करना है। 570, 23,570 से 580 के आसपास आता है तो वहां बाय करना है। टारगेट वापस 610 और 23,650 का होगा। दूसरा, अगर मार्केट नीचे यहां पर खुलती है तो बाय की ही स्ट्रैटेजी रखनी है, लेकिन 23,520 के लेवल्स के आसपास अगर मार्केट आ जाता है वहां पर भी बाय लीजिए, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको 23,580 के लेवल पर बुक कर लेना है और दोबारा फिर वेट करना है। ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से आ जाते हैं। देखिए, इस समय आज के मार्केट में आपको दो तीन ऑप्शंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहला, इस समय देखें तो 23,600 और 23,500 ये जो ऑप्शन कॉल ऑप्शंस हैं, अगर आप डायरेक्टली निफ्टी में नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो जो लेवल्स निफ्टी के बताए हैं उनको देखकर वहां पर ऑप्शन पे बाय करिएगा और छोटा सा स्टॉप लॉस 20 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए और प्रॉफिटेबिलिटी 40 पॉइंट की आपको इन ऑप्शंस पे मिल सकती है, तो आप इसका ध्यान रखें। दूसरी तरफ अगर आप सेलर हैं तो आपको यहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको करना यह है कि 23,700 की कॉल को आप सेल बाय करके में 23,900 की दो क्वांटिटी 23,900 की दो क्वांटिटी को सेल करके चलिए और इसको शाम के सेशन यानी कि 3:30 तक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। थीटा डीके आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन स्ट्रेटजी हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा आपको दोबारा आपसे समझ लेता हूं। आपने कहा कि 23,600 के आसपास खुले तो वहां पे आप एक बार वेट कीजिए, 570 580 के आसपास आप वहां पे एंटर करें, वहां पे ज़्यादा बेटर रहेगा। 23,610 23,625 आपके टारगेट प्राइस होंगे और नीचे में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या नीचे में मिल जाता है 23,520 के आसपास तो वहां खरीदे। उसके इसमें आपका 23,580 के आसपास मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। ऑप्शंस की जहां तक बात है तो आपने कहा कि 23,600 और 23,500 का आप कॉल खरीद लीजिए, स्टॉप लॉस 20 रुपये का डाल लीजिए, आपको 40 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। और अगर आप सेल साइड पे हैं तो सर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, सेल साइड पे हैं तो 23,700 का कॉल आपको खरीदना है और 23,900 के जो दो कॉल्स हैं वो आपको बेच कर चलने हैं, राइट? जी बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको गूगल कहता हूं क्योंकि आपसे ज्यादा कोई तेज रीड और रट नहीं सकता है। और खास बात यह है कि आपके सामने बोले हुए नंबर्स बड़े सोच समझ कर बोलने पड़ते हैं। सर देखिए सामने कौन है, फिर थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। देखिए मैं सब कुछ लिखता जा रहा हूँ, इसीलिए आपने कहा था पेन पेपर ले लीजिए। मैं पेन पेपर तो नहीं लेकिन अपने लैपटॉप पर ज़रूर इनको नोट करते जा रहा हूँ क्योंकि आप जो लेवल्स बता रहे हैं शायद लोगों को लिखने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाए, लेकिन व्यूअर्स की मदद के लिए, क्योंकि आप निफ्टी में और उसके साथ साथ जो ऑप्शंस की आपने स्ट्रैटेजी एक साथ बता दी है तो शायद हो सकता है उनको नंबर्स लिखने में समय मिल जाए। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी आपने बताई है जाहिर सी बात है इसमें दिन के दौरान अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो जो हम दिन की तैयारी कराते हैं, आज की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, शायद रवि जी से बेहतर कोई स्ट्रैटेजी अभी तक हमने नहीं देखी है जो निफ्टी के साथ साथ हमें ऑप्शंस की भी स्ट्रैटेजी साथ में ही शेयर कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स की बात भी करना चाहूंगा सर। ऑटो में हमने देखा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। हीरो मोटो, M&M, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कल निफ्टी में टॉप लूजर्स में शामिल थे। तो एक पहला डिसाइसिव आप कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली का जो रुझान है वो ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रहा है। क्या ये लंबा चलने वाला है या आपको लगता है कि ऑटो में ये जो गिरावट हो रही है ये खरीदारी करने का मौका है? कुछ स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हों। देखिए, जब हवा पलटी हो तो थोड़ी पलटी हवा में थोड़ा सा रुकना चाहिए और इस समय हवा थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो यहां पर मैं ये कहूंगा जरूर कि आपके पास अगर स्टॉक्स M&M है, बहुत लोअर लेवल पे लिया होगा सर, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, थोड़ा मजे ले लो। 2871 रुपए चल रहा है, 2700 तक के टारगेट अभी अचीव होते हैं। दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर, बहुत से लोग इसको वेट कर रहे होंगे। वेट करिए, 2350 के आसपास आएगा तभी खरीदेंगे। अगर इन लेवल्स पर जॉबिंग करने का मन है तो कर सकते हैं। तो खरीदारी तो आज नहीं हो सकती और शायद ये वेडनेसडे के बाद ही होगी। तो आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू देखें, हम जरूर यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल ऑटो सेक्टर से अगर आप नीचे के लेवल पे हैं, और जो मैंने 3 स्टॉक्स के नाम लिए, M&M, टीवीएस मोटर और एक और स्टॉक है बजाज ऑटो, इनके अगर आप चाहे तो इनमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा डिप का इंतजार करें, आई थिंक इनमें 3 से 4% का डिप और देखने को मिलेगा। एक और पॉकेट सर ऑटो के अलावा वो है PSU स्पेस का, REC PFC। तो वायदा बाजार में भी देखें तो गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ऊपर नज़र आ रहे थे। तो PSU एज ए स्पेस में हमने परसों के सेशन में भी देखा, HL जैसे काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, गार्डन रीच में भी हमने कुछ करेक्शन देखा। तो सिलेक्टिवली अगर हम देखें जहाँ पे PSU स्पेस में बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका है वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे नज़र आने लगी है। क्या सिलेक्टिव रहने का वक्त है PSU स्टॉक्स में, खास तौर पे REC, PFC, HAL, GRSC जैसे काउंटर्स में?
देखिए मुझे ऐसा लगता है पीएसयूज में अगर इस समय जैसे क्या होता है कि संदीप जी, इनमें जैसे आपने आरईसी में देखा होगा, पीएफसी में देखा होगा, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग आपको ऐड करनी चाहिए। अभी फिलहाल पीएसयूज में कोई भी जो है वो ऐसा बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं दिखाई देता। और इन लेवल्स पर मैं प्रॉफिट बुक करने की राय इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि इन लेवल से स्टॉक के मूवमेंट बड़े आ सकते हैं, तो थोड़ा करेक्शन, यानी कि थोड़ा सस्ता है तो अच्छा है, ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर रखनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो पीएसयूज में ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि जैसे ऑटो में हमने मुनाफा वसूली देखी है, पीएसयूज में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, हो सकता है कि थोड़े से करेक्शन के बाद वापस एक बड़ा अपमूव इस पूरे स्पेस में देखने को मिले। दो सेक्टर सर 2 दिन से लगातार चल रहे हैं। एक है निजी बैंक का, जैसे कल एचडीएफसी बैंक ने लीड किया था, और फर्टिलाइजर एज अ पैक में जहां पे कुछ जीएसटी के दायरे से इस सेक्टर को बाहर किया जा सकता है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जिसका इंपैक्ट इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। आज भी वायदा बाजार में देखें तो चंबल फर्टिलाइजर 18% के गेन के साथ टॉप गेनर था। लगातार दूसरे दिन हमने देखा चंबल फर्टिलाइजर में टॉप गेनर था ये वायदा बाजार की सूची की अगर हम बात करें तो। निजी बैंकों में और फर्टिलाइजर एज अ पैक में कोई स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हो अभी भी, जहां पे खरीदारी करने के मौके हों? देखिए आज का दिन तो प्रॉफिट बुक करने का दिन है। 2-3 दिन से बढ़िया मिठाई मिल रही, खाने को मौका मिल रहा है, खा लीजिए। और ज्यादा मत खा लीजिएगा, नहीं तो पेट भी खराब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर फर्टिलाइजर में कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करिए, चाहे वो फैक्ट हो, एनएफएल हो, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर। थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लीजिए, और मुनाफा वसूली 40% से भी ज्यादा आप करके चल सकते हैं। और प्राइवेट बैंक सर? देखिए प्राइवेट बैंक पे भी अगर मैं बड़े बैंकों की तरफ जाता हूं, जैसे आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक बैंक, इनमें जरूर थोड़ा सा मुनाफा वसूली करूंगा, और 20 से 30% की मुनाफा वसूली यहां पर सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर यही प्राइवेट बैंक में छोटे बैंक हैं, जैसे आईडीएफसी बैंक है, आईडीबीआई है, इनमें है तो आप अपनी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख सकते हैं। कोई फ्रेश बैंक सर इस पूरे स्पेस में? कोई सिटी यूनियन बैंक, कोई कर्नाटका बैंक, या कोई ऐसा डीसीबी बैंक जैसा छोटा स्टॉक जो नहीं चला हो अभी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटे बैंक की तरफ जाते हैं तो आईडीबीआई और डीसीबी बैंक दोनों ही अट्रैक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी तरफ यहाँ पर फोकस करना चाहिए। अपसाइड के मोमेंटम में अगर देखते तो 3 से 5% का दमखम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में मैं जाता हूँ तो मुझे सरकारी छोटे बैंक ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, जिसमें कि आपके आईओबी है, पीएसबी है, सेंट्रल बैंक है, इस टाइप के बैंकों पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो आईओबी, सेंट्रल बैंक और पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं पीएसयू स्पेस में जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, कुछ ऐसे पॉकेट्स, ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स जो कि आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे आज के सेशन में पैसा बन सकता है या छोटी अवधि में गेंस बन सकते हैं? देखिए इस समय अगर मैं देखता हूं तो छोटी अवधि और बड़ी अवधि दोनों ही मेरे पास से स्टॉक हैं। और सबसे पहले लंबी अवधि के लोगों की तैयारी के लिए यहाँ पर गेल की रिकमेंडेशन है, बाय करके चलिए। करंट लेवल्स पे 230-35 का लेवल आ जाएगा, 210 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन लंबा रखिएगा, ये तो अभी शॉर्ट टर्म टारगेट है। लिखिता इंफ्रा एक स्टॉक है जिसमें कि अच्छा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, 450 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो आपने बैंक की बात की थी, वो आईओबी है, जो कि मुझे लगता है कि 75 लेवल तक जा सकता है, तो 62 के स्टॉप लॉस से करें। एक काउंटर आपकी ट्रेडिंग के लिए भी है, वो है सेल के लिए, जिसमें कि चोला फाइनेंस आप सेल करके चल सकते हैं। और अभी टारगेट देखते हैं तो 410 रुपए के आसपास के टारगेट, और स्टॉप लॉस 450 से 55 रुपए का लेकर चल सकते हैं। ओके, तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ये आज का एक ट्रेडिंग बेट है जहां पे आप आज ही की सेशन के लिए इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलनी है। इसका टारगेट होगा 1410 रुपये का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1450 रुपये का। ये केवल इंटरडे के लिए है। और थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलें तो पहले है गेल, जिसमें आप खरीदारी करें, 230-235 के टारगेट हैं, स्टॉप लॉस 210 का है। लिखिता इंफ्रा जो कि आंध्र प्रदेश से खास तौर पर जुड़ी हुई कंपनी है, वहाँ पर इनका ज़्यादा एक्सपोजर है, 450 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस 420 का है। और आईओबी, पीएसयू बैंक्स जो छोटे बैंक्स हैं उनमें से ये एक स्टॉक है जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 75 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है 62 रुपये का। रवि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ शामिल हुए, आपने स्टॉक्स पे चर्चा करी, बाजार पे पूरा हमें समझाया किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ खरीदारी करनी है। कोई डिस्क्लोजर जो आप जाने से पहले शेयर करना चाहेंगे सर?
देखिए, जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है इनमें मैंने इस तरह के सजेशंस अपने क्लाइंटों को भी दिए हुए हैं, लेकिन पर्सनल मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। और मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी बहुत होगी, आगे बजट की एक्सपेक्टेशन है, सोच समझ कर निवेश करें और मनी 9 को फॉलो करें। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूबल टाइम आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, हो सकता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली मार्केट्स में देखने को मिले, इसलिए काफ़ी कॉशियसली, काफ़ी ध्यान से ट्रेड करें और जो स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, जिन लेवल्स को आपको बताए गए हैं, उनको आप बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस को, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आपका नुकसान ना हो और आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।